तो सभी छात्रों को, आप लोगों को जय श्री राम और राधे राधे। ठीक है, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए, तो हम लोग का ये जो प्रश्न है आज पूरा बनाने का टारगेट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक टोटल 4 सवाल बचा हुआ है। इसमें से कुछ कुछ बता देंगे, जो डाउट होगा फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साफ देखो, प्रश्न इतना अच्छे तरह से लिखा हुआ है कि पहले ही बता दिया गया कि अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना करें और तब जाके ज्ञात करना है कि जो भी रैखिक समीकरण जो दिया है क्या वह संगत है या असंगत है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। जिनका भैया हल निकलेगा वो संगत कहलाती है और जिनका हल नहीं निकलता है असंगत कहलाती है। और इसीलिए हमने इसको हम फिर से लाए कि संगत और असंगत को पहचानने में तुमको तकलीफ नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसका भी हल निकलता है, इसका भी हल निकलता है और इसका भी हल निकलता है। इसका कहने का अर्थ यह है, जो रेखा प्रतिच्छेद करेगी वो संगत कहलाएगी और जो रेखा संपाती होगा वो भी संगत कहलाएगी, है ना। लेकिन जो रेखा समांतर होगा वो संगत नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? असंगत कहलाएगी। कोई डाउट है? एकदम पूरा क्लियर है एकदम कि जिनका भैया हल निकलेगा वो तो संगत होगा, जिनका हल नहीं निकलेगा वो असंगत होगा। ठीक है, एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का पहला है, चलिए तो प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। और पहला प्रश्न में दिया गया है तुम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 1, 3x और प्लस में 2y बराबर में 5। पहला इक्वेशन है ये। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है आपके पास, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 7। एकदम आसान से समझने की कोशिश करेंगे, सिस्टमेटिक तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। अगर तुमको हम यहाँ पे पूछेंगे कि आप A1 का मान बताओ, क्या बताओगे? 3x नहीं, सिर्फ 3। ठीक है, x के गुणांक को A1 कहते हैं, y के गुणांक को B1 कहते हैं और सिर्फ संख्या को C1 कहते हैं। ठीक है, समीकरण 1 है। तो A1 का मान कितना? 3। B1 का मान कितना? 2 और C1 का मान कितना? 5 नहीं, -5, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए इसको इधर लाना होगा, है ना, इज इक्वल टू 0 करना होगा, तो -5 हो जाएगा। कैसे माइनस होगा? क्योंकि हम 5 को इधर लाएंगे, बराबर में 0 आएगा। ठीक है, आगे सुनिए। अगर हम यहां से बात करेंगे कि A2 का मान कितना, A2 का तो 2 हो जाएगा, B2 का मान कितना? -3 हो जाएगा, है ना, और C2 का मान कितना? -7। कोई डाउट है? नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इनका चेक करते हैं कि क्या रेशियो क्या निकल रही है, बराबर निकल रही है, बराबर नहीं निकल रही है, वो चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि A1 बटे में A2, A1 बटे में A2 कितना निकला? 3 बटे में 2, 3 बटे में 2। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं B1 बटे में B2, B1 बटे में B2 क्या दिया गया? 2 बटे -3, 2 बटे -3 और C1 बटे में C2 गया है -5 बटे -7। और देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां पर देखने को ये मिल रहा है कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। कोई बराबर नहीं है। और जब कोई भी बराबर नहीं होती है, कोई भी बराबर, अब यहाँ पर सर आप कोई लिखा ही नहीं, जैसे वो लड़का पूछ रहा था कि सर पीछे वाला बराबर नहीं रहने का समांतर क्या? अगर यहाँ पर A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 आ ही गया
तो यहाँ पर बराबर रहे या ना रहे, पहले अगर वो कट गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिच्छेद, क्योंकि पहला ही पॉइंट वहां पर इसको फॉलो कर लिया वो कि A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। क्या ये चीज यहां पर नजर नहीं आ रहा है? इधर मान लो भूल जाते हैं हम, इधर नहीं कुछ हमको मानते हैं, तो यहां पर तो ये नजर आ रही है कि A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है ना। तो बोले सर ऐसा कंडीशन तो आप कहीं बताए नहीं है, आप तो सिर्फ यही दोनों के बारे में बताए थे, इसके बारे में तो नहीं बताए थे। अरे ये दोनों जब फॉलो हो ही गया, पहले ही वो कट गया कि हम भैया इसके बराबर नहीं है, तो तुमको आगे बढ़ने या ना बढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। पहले तुमको बोल दिया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो रैखिक समीकरण युग्म जो दिया है, ये क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं इनका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, इनका हल निकलेगा। तो जब इनका हल निकलेगा तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि वो संगत होगा। क्या होगा, वो संगत होगा। हम लिख देंगे यह रैखिक समीकरण, यह रैखिक समीकरण, यह रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। के युग्म क्या है, संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि, ठीक है, अगर कोई पूछेगा क्यों संगत है, क्योंकि यह प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो उसका केगो हल निकलता है, केवल एक हल निकलता है। केवल हल निकलता है, केवल एक हल निकलता है। तो संगत और असंगत चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इस रेशियो पे बैठाएंगे और मिला लेंगे कि कौन संगत है कौन असंगत है। चलो इस चेक हमारे सामने एक तुम लोग करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते, कौन सा क्वेश्चन अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। एक काम करो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, थोड़ा बताना आप लोग। पहला समीकरण क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और नेक्स्ट इक्वेशन 9x माइनस 10y बराबर में 14 हो गया। कहने का मतलब ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 दिए हम, और ये इक्वेशन नंबर 2 दिए हैं। यहां से आप लोग A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल के रेशियो पे बैठा देना है, ठीक है। बैठा, फटाफट बैठा। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तुम लोग को हम ये ट्राई करने के लिए दें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सबसे बना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि भैया A1 का मान बताओ, तो यहाँ पर होगा 3/, B1 का मान कितना हो जाएगा, 5/3, और C1 का मान कितना हो जाएगा, -7। क्लियर है बात को। अगर बोलेंगे हम A2 का मान कितना होगा, 9, B2 का मान कितना होगा, -10, और C2 का मान कितना हो जाएगा, -14। क्लियर बात को। अब हम सबका रेशियो चेक करेंगे कि A1 बटे में A2 का वैल्यू कितना आता है। तो ये हो जाएगा क्या, 3/2, ऊपर में लिखा जाएगा 3/2, और नीचे में क्या आ जाएगा 9। कुछ नहीं, नीचे तो 1 जरूर आता है, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 जरूर से जरूर आता है। अगर हम बात करेंगे B1 बटे में B2 चेक करो आप लोग, तो B1 का वैल्यू कितना है, 5/3, और नीचे में क्या जाएगा, -10। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 जरूर रहता है। अगर हम बात करेंगे C1 बटे में C2 निकाल के दिखाओ, C1 बटे में C2, तो क्या आ जाएगा, -7/14। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब गौर से देखोगे
कि A1 बटे में A2 बराबर क्या निकलेगी। इसको हम जब उल्टा लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा पलटी मार देगा, मतलब 1/9 होगा। उसी तरह हम लोग चेक करेंगे B1 बटे में B2 का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5/3 और गुना में आ जाएगा 1/-10। सबको ये किया होगा, सबको तो ये किया है एकदम, है ना। चलो अच्छा है। अगर हम बात करेंगे C1 बटे में C2 का, तो C1 बटे में C2 तो डायरेक्टली कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग C1 बटे में C2 का कितना आ जाएगा, 1/2। अब जब हम लोग इसको कटाते हैं 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, ठीक है, 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में है। हाँ तो माइनस तो है, कटाई थोड़ी है, माइनस तो माइनस है ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 बटे में A2 का मान आ जाएगा 1/6 और B1 बटे में B2 का मान आ जाएगा -1/6, ठीक है। और C1 बटे C2 का मान कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहां पर देखने को ये मिल रही है कि इनमें से कोई भी बराबर नहीं है, इनमें से कोई भी बराबर नहीं है। और जब इनमें से कोई भी बराबर नहीं होता है, पहला ही स्टेप में यहां पर दिख गया कि A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 बराबर नहीं है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, B1 बटे में B2। नहीं लिखना आगे कुछ और, ठीक है, यहीं तक लिखे, क्योंकि यहीं तक में आप फ्लॉप कर गया वो, यहीं तक में आपका उसका क्या हो गया, फ्लॉप कर गया वो। तो ये जब नहीं रहती है, इस टाइप का रहती है, तो हम बार बार दिखाते हैं तुम लोग को कि जब ये बराबर नहीं होता है तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। जब प्रतिच्छेद होगा तो उसका एक हल निकलेगा और वो क्या कहलाएगी, संगत कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा कि यह प्रतिच्छेदी रेखा है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है। यह समीकरण युग्म जो है क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए, ठीक है, इसलिए यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। क्लियर है बात को, ये क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। जब सर बता दिए कि अगर जिनका हल निकलेगा वो संगत है, जिनका हल नहीं निकलेगा वो क्या है, असंगत है। हल निकल रहा है ना, इसका प्रतिच्छेदी होता है तो केवल एक हल निकलता है। जब एक हल निकल रहा है तो इसका मतलब संगत है, चाहे वो किताब में दिया हो आंसर संगत या ना दिया हो, उससे मतलब नहीं है हमको। हल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या, वो संगत है। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है HW के रूप में ले लेना है तुम लोग को। ये घर से बना के लाना है और ये भी घर से बना के लाना है, ठीक है, और ये भी पूरा क्या है, घर से बना के लाना है, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ A1 B1 C1 कर देना है और चेक कर लेना है। घर से बना लेना इसको, आराम से बन जाएगा ना इसको। चलिए आगे हम लोग आते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत आसान है, सेम चीज बताएगा। अगर जो भैया संगत होगा उसको ग्राफ बना लेना और जो संगत नहीं होगा ग्राफ मत बनाना, है ना। तो ग्राफ बनाने तो हम लोग पिछले ही क्लास में सीख चुके हैं, है ना। असंगत और असंगत अभी सीख लिए, दोनों मिक्स कर दिया, एक नया चीज बोल रहा है बनने में। समझे बात को। तो क्या हम बोलेंगे कि एकदम पहला ये जो फर्स्ट वाला है एकदम आसान क्वेश्चन, जिसको कहते हैं कि x प्लस में y इज इक्वल टू 5 है, और दूसरा है 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 है,
तो तुमको चेक करके बताना है कि संगत है क्या संगत है। चेक करो 5 मिनट के अंदर में, है ना। खेलना है तो खेलते रह जाओ, है ना। तो जब कह रहे कि बच्चा अभी क्लास 10 में आ गया, कह रहे कि खेलना है, तो जब जीवन तुमसे खेलेगा तब पता चलेगा। इस बात को याद रखना नूनू। आप अभी समय को बर्बाद कर रहे हैं, समय आपको बर्बाद जरूर करेगी, नियम है ये। चलिए हम इसको बनाते हैं, हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि A1 का मान बताओ, तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक है नूनू, है ना। अगर हम बात करेंगे B1 का मान बताओ तो इसका भी 1 होगा। अब बोलेंगे C1 का मान बताओ तो इसका हो जाएगा -5। अगर हम बात करेंगे A2 का मान बताओ 2 होगा, B2 का मान बताओ 2 होगा, C2 का मान बताओ -10 होगा। तो हम लोग चेक करेंगे क्या A1 बटे में A2 का मान कितना आ रहा है, 1 बटे में 2। बोलेंगे B1 बटे में B2 का मान कितना आ रहा है, 1 बटे में 2। C1 बटे में C2 का मान कितना आ रहा है, -5 बटे में -10। कट के ये भी आ जाएगा 1 बटे में 2। जब यहाँ पर तीनों बराबर है तो इसलिए हम चूंकि लिख सकते हैं इसको कि A1 बटे में A2 इज इक्वल टू B1 बटे में B2 और इज इक्वल टू क्या है, C1 बटे में C2। जब इस फॉर्मेट में रहती है तो यह रैखिक समीकरण क्या होता है, यह रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगी, यह रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा या संगत होगा, संगत होगा, संगत है। क्यों, क्योंकि यह संपाती है। जो संपाती होता है उसका अनेक हल निकलता है, जिनका अनेक हल निकलेगा तो उनका ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने हम बता दिए हैं। तो समीकरण क्या है बताना जरा सा फिर से। समीकरण 1 क्या था, x + y = 5 समीकरण 1 है, और दूसरा है ये है दूसरा, और दूसरा क्या है 2x + में 2y = 10। आपके पास हमने 2 समीकरण दिया है और पिछले क्लास के अनुसार ये होमवर्क के तौर पे आपका ग्राफ विधि से बनाकर लाना है। किस विधि से, ग्राफ विधि से हल करें। ग्राफ विधि से क्या करें, हल करें। कोई तकलीफ है, क्वेश्चन भेज देंगे, हैं? फिर वही बात, अगर जो भी विद्यार्थी एक बहाना बुक का बनाता है तो काम खत्म हो गया वो। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा जो है कभी भी बहाना नहीं बनाता है। समझे बात को। एक बात बता दे तुम लोग को कि जो अनसक्सेस रहता है, जीवन में असफलता उसको मिली है खाली, तो अपना 100 कारण बताएगा कि हमारा गरीबी में स्थिति गया था, हम ये थे वो थे, हमारे घर में लाइट नहीं था जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाए। मतलब 1000 कारण बताएगा। और जो बच्चा गरीब से उठकर अगर सक्सेस हो गया है तो अपना 1000 कारण बताएगा जरूर, लेकिन एक कारण वो जरूर बताएगा कि हमने क्या किया जो सक्सेस हो गया। समझ बात को। उसके भी जीवन में एक ऐसा कारण होगा जो बताएगा कि हमने इस टाइमिंग को मैनेज किया था, इस कमी को हमने यहाँ पर दूर किया था। समस्या है तो समाधान है ना। अब बच्चा सिर्फ समस्या को गिना रहा है, सर किताब नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। एक छात्र है छत्तीसगढ़ का जो 12 घंटा वो क्या करता था, जूता पॉलिश करता था।
घर का ऐसा स्थिति था, जूता पॉलिश करता था, और उस बच्चा का मैट्रिक में नंबर 93% था। 93%। सोचो कि बच्चा कैसे मैनेज करता था। तो वहां पर अपना एक्सक्यूज नहीं दे सकता था कि सर हम गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, ना ट्यूशन पढ़ पा रहे हैं और ना घर पे ज्यादा टाइम मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी अगर उस बच्चा से पूछते कि आपका 93% कैसे आया, तो वो अपना सफलता का राज जरूर बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो एक्सक्यूज मत दो। जीवन में समस्याएं बहुत है, समस्या का आना जीवन का एक पार्ट है। वो चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, चाहे वो फकीर क्यों ना हो, समस्या का आना जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन समस्या का समाधान करना ये हमारा एक कला होना चाहिए। इंग्लिश में इसके डायलॉग है ये कि प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ बट सॉल्यूशन इज आर्ट ऑफ लाइफ। बोला जाता है, ये कहावत है। ये समस्या तो आते जाती रहेगी, लेकिन समाधान करना मेरा फर्ज है। लेकिन नहीं, बच्चा एक्सक्यूज देता है, सर किताब ने है। बच्चा एक्सक्यूज देता है, सर ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब एक्सक्यूज देते रहोगे, कल परसों तरसों करते रहोगे, तो तुम्हारा भी लाइफ धीरे 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 दूर जाते जाएगा। समय हमेशा यही बात बोलती है, आप हमको समय दीजिएगा तो हम कल के दिन आपको हम टाइम देंगे। समझ बात को? इज्जत अगर समय को दोगे तो समय भी तुमको इज्जत देगा। ठीक है? तो आप यही आशा करेंगे कि तुम लोग कभी भी कारण मत बताना कि सर ये कारण है जिसके वजह से नहीं हो पा रहा है। उस कारण का निवारण ढूंढना। कारण तो बहुत है, लेकिन सॉल्यूशन तो होगा। दुनिया में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका समाधान नहीं हो सकता है? सब प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है, सबका सब। समझे? लेकिन बच्चा कोई देखो, एक होता है कि प्रॉब्लम को देखकर हताश हो जाता है, हताश हो जाता है। एक लड़का होता है उस प्रॉब्लम को देखते हुए भी उसको झेलता है ना। हताश होकर बिखर जाने से अच्छा है संघर्ष करके निखर जाने से अच्छा है। क्या अच्छा है? संघर्ष करिए और निखर जाइए। और हताश होकर कोई आदमी फांसी लटका लेता है, बहुत सारा आदमी है ना। हमेशा जीवन में क्या देखो, मिडिल क्लास के फैमिली हो तुम, मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हो तुम, संघर्ष के सिवा तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं लिखा है। सुख चैन नहीं लिखा है तुम्हारे लाइफ में। वो सुख चैन कब होगा? जब तुमको अभी संघर्ष करना होगा। कभी मिडिल क्लास के फैमिली में सुख आया है? कभी नहीं आया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगी, आते रहेगी, जाते रहेगी। और सबसे ज्यादा कौन घिसियाता है? मिडिल क्लास का फैमिली। फ्रांस के क्रांति पढ़ाए थे तुम लोग को। फ्रांस के क्रांति में क्या हुआ था? मिडिल क्लास के फैमिली को कूटा जा रहा था, है ना। और जो पूरा फकीर है, तुम ही बताओ, जो पूरा गरीब है, आज कमाएगा कल खाएगा, उसको सरकार से कोई लेना देना है? सरकार देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। क्या जरूरत सरकार का हमको अपमान करना है? जो बहुत अमीर होगा वो सरकार से मतलब कि हाथापाई करना चाहेगी, तो वो बोलेगे भैया जितना चुप रहना रहिए, अच्छी बात है। लड़ता मिडिल क्लास का फैमिली है। राशन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, फलना नहीं हो रहा, चिलना हो रहा है, सरकार है छे तो हो छे, लड़ता मिडिल है। एक बात याद रखो, कोरोना काल में सबसे ज्यादा तड़पा कौन है? मिडिल क्लास का फैमिली तड़पा है। मिला जुला चलता है यार लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना इजी है। एक आयताकार बाग है। क्या है? एक आयताकार बाग है। ये आयत है, क्लियर बात को। बाग का मतलब होता है बगीचा। उस बगीचा के लंबाई भी होगा और उस बगीचा का चौड़ाई भी होगा, है ना। और इस बात को ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं,
दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। कितने चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो आयताकार बाग जो है, जिनकी लंबाई को हमने क्या माना? एल, और जिनकी चौड़ाई को हमने क्या माना है? बे। एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेथ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। किससे कंपेयर किया? लंबाई को चौड़ाई से कंपेयर किया है। लंबाई को किससे कंपेयर किया है? चौड़ाई से। अगर चौड़ाई x होता, अगर चौड़ाई x होता तो लंबाई 4 ज्यादा होता, है ना। अगर लंबाई को हमने y माने हैं तो इसका मतलब चौड़ाई जो है और लंबाई है, दोनों में से तो लंबाई ज्यादा होगा 4 से। लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है कि 4 जुटा हुआ है, लेकिन 4 जुटा हुआ है। 4 क्या हुआ है? इसको हम लोग आसान तरीका से बताते हैं, तुम लोग को ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे। कि जब आपके पास दिया है, देखो क्वेश्चंस में क्या दिया, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 क्या है? अधिक है, तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। आसान है, बहुत आसान है। तो जब नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो हमने माना कि चौड़ाई से कंपेयर किया था, तो माना कि चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम लोग? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? चौड़ाई x है। क्या है? x है। और लंबाई क्या है? y मान लिए तुम। लंबाई क्या है? y मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो और क्या क्या दिया गया है। तो दिया ये गया है कि आयताकार बाग का परिमाप, हाँ आयताकार, और क्या क्या दिया गया जी? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? अर्ध परिमाप दिया 36 मीटर, है ना। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। अब यहाँ पे देखो, ये चीज जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल प्लस बी होता है। लेकिन आधा का बात कर रहा है, तो आधा करेंगे तो 2 कट जाएगा, है ना। तो आयताकार बाग का परिमाप होता है एल प्लस में बी ओनली। एल प्लस में बी क्या होता है? एल प्लस बी। और वो कितना दिया गया है? 36 दिया है। एल मेरा क्या है? एल मेरा है y, और b मेरा क्या है? x है। तो y प्लस में x इज इक्वल टू क्या आया? 36 मीटर आ गया। याद है कि अगर हम इसको सिंपल करना चाहते हैं तो x प्लस में y का मान कितना आ जाएगा? 36 मीटर। समीकरण 1 बनेगा। समीकरण 1 बना कि नहीं बना? है ना। उसके बाद क्या बोला? ये है मेरा स्थिति नंबर 1 है। आपको हम स्थिति नंबर 2 यहीं पर बता रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पर हम इसको कर देते हैं। चलो देखो यहां पर ध्यान से समझो। अगर हम बात करें स्थिति नंबर 2 का, स्थिति नंबर 2 का, तो स्थिति नंबर 2 इसको लिखना चाहिए था। स्थिति नंबर 1 में हम जो अभी स्थिति नंबर 2 में कर रहे हैं ना, उसको 1 में करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पहले बोल दिया था कि आयताकार का जो लंबाई है, बाग का जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज्यादा है। चौड़ाई से 4 क्या है? ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा है? अरे यार, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यही ना। 4 अधिक है। इसका कहने का मतलब है क्या कभी लंबाई
वो चौड़ाई के बराबर आ सकता है? कभी भी आएगा? नहीं आ सकता है, क्योंकि लंबाई बोल दिया कि चौड़ाई से 4 ज्यादा है, यानी इसका मतलब y x के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर करना चाहते हैं तो चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, चौड़ाई में 4 जोड़ दिए। हम चौड़ाई में क्या जोड़ दिए? 4 जोड़ दिए। कोई दिक्कत है किसी को? चौड़ाई में हम 4 जोड़ देते, दोनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि लंबाई y मायने थे और लंबाई कहता है कि चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको आसान पूर्वक से साधारण से सजा देते हैं सिर्फ। अब हम क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर में आ जाएगा माइनस में 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कैसे आया? x को जगह पे x से रहने दिए, इसको हम उधर भेजे तो माइनस वाई हो गया, और इसको हम इधर भेजे -4 आ गया, है ना। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 भी निकल गया और ये इक्वेशन नंबर 2 भी निकल गया। तुमसे बोल रहा है कि बीमा निकालने के लिए तुमको हमने ग्राफीय विधि से बताए थे, है ना। ग्राफीय विधि से बैठा के आप लोग बीमा निकाल सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन ये पूरा चैप्टर ग्राफीय विधि है तो ग्राफीय विधि से बना लेना, ठीक है। इसको ग्राफीय विधि से हल कर लेना, है ना। इसे ग्राफीय विधि से हल कर लें, तो आज टारगेट हम लोग का फेल हो गया। बीमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई, भुजा, है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। क्या बोले? तो तुम लोग बनाई उतारी नहीं थे? हम इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर देते हैं। कहाँ अलार्म में रख रहे थे नाम? ठीक है, सेव कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आज की सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी छात्रों को राधे राधे।